भारतीय सेना के एक ऐसे अंडरग्राउंड टनल में मौजूद हूं जो लगभग 20 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम और नीचे हमारे टनल सिस्टम में जा रहे हैं, लगभग 10 फीट और नीचे। ये पूरा टनल का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय 35 फीट बर्फ के नीचे हैं। ये भारतीय सेना की एक ऐसी सुरंग है जहां से ये 6 महीने सबसे कट कर भी दुश्मनों के दांत खट्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आत्मनिर्भर तरीके से रह भी सकते हैं। रक्त का उबाल है, जोश की उछाल है, हौसले की मिसाल है, फिर किस दुश्मन की क्या मजाल है। हमारे खाना बनाने के लिए भी पानी, रोजमर्रा के कामों का पानी, हमारा पीने का पानी, सब कुछ स्नो से बनता है। मिनिमम 45 मिनट्स होना चाहिए मैम पानी पिघलने के लिए। पानी पिघलने के लिए 45? हाँ मैम। जहाँ पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो वहाँ पर सटीक निशाना लगाना कितना मुश्किल होता होगा। हम लोग हमेशा जैसा भी मौसम जैसा भी हो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पोस्ट में रहते हैं। हमेशा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और हम करते हैं। सर्वाइवल एक तरफ और अपने एक गोली एक दुश्मन के मुद्दे को हासिल करना एक तरफ। अपने देश की रक्षा करते हैं और इसी के लिए हम जीते हैं और इसी के लिए हम मरते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 14,000 फीट से ऊंची पहाड़ियां, 30 से 40 फीट ऐसी बर्फ जिस पर चल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं, जहां पर हवाएं ऐसे चलती हैं जैसे बर्फीला तूफान हो, वहां पर डटकर खड़ा रहता है हिंदुस्तान का एक योद्धा। आज भारत के उसी सरहदी मोर्चे पर हम आपको लेकर आए हैं और यहां से हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर ही आप सिहर उठेंगे। लेकिन यहां पर दिन रात 12 महीने दुश्मन से लोहा लेते हुए तैनात रहती है भारतीय सेना। जो हमारे लिए विषम परिस्थितियां हैं, वो इनके लिए सामान्य जीवन। जो हमारे लिए कठिन चुनौती है, वो इनके लिए अवसर है। जो हमारे लिए असंभव है, वो इनके लिए आसान है। हमें नाम, नमक और निशान, जिसके लिए हम फौज में नौकरी करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं और इसी के लिए हम जीते हैं और इसी के लिए हम मरते हैं। देश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है और ऐसे कठिन मौसम में हम उनकी सुध लेने पहुंचे जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे दुश्मन और ठंड दोनों के सामने डट कर खड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर का ये वो इलाका है जहां इतनी बर्फ पड़ती है कि पोस्ट का संपर्क सड़क मार्ग से नहीं बचता और जहां तक सड़क मार्ग से संपर्क रहता है वहां भी एक एक कदम आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं रहता। सरहदी इलाकों में दूर दराज के जो पोस्ट होते हैं वो भारी बर्फबारी से कट भी जाते हैं। ट्रैकिंग करते हुए पैदल उन पोस्ट तक पहुंचना होता है जिसमें काफी समय भी लगता है और उसके बाद वो आत्मनिर्भर होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के खतरे देखिए, ये बर्फ को तो हटा दिया गया है सड़क से, लेकिन बर्फ जो धूप के साथ पिघल कर आती है वो सड़क पर आकर देखिए क्या बन जाता है। अगर हम अंग्रेजी में 2 शब्द कहें, एक स्नो, दूसरा आइस, तो ये आइस है। इसके ऊपर अगर मैं पैर भी रखने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये पैर मेरा फिसल रहा है इस पर। इसके नीचे से पानी चल रहा है। ये
ऊपर तो सख्त है लेकिन नीचे पानी चल रहा है। यही समस्या खड़ी करती है जब कोई गाड़ी इस तरीके से, जैसे हमारे पीछे आ रही है ये गाड़ी आती है। बहुत कंट्रोल में ड्राइव करना होता है, बहुत संतुलन रखना होता है। बीच बीच में ऐसे हिस्से आते हैं जब ऐसा लगता है जैसे गाड़ी तैर रही है, कंट्रोल नहीं। और पहाड़ी इलाका है, यानी नीचे हजारों फीट गहरी एक खाई। कितना मुश्किल होता है इस पे से निकलने में, और क्या करते हैं आप लोग इसके? मुश्किल होता है मैडम, बर्फ का गिरता है उस टाइम। हम ये चक्कों जो में, पिघल कर ये जो आइस आ जाता जी मैडम, हम नॉस्कट चेन लगा के इसको आगे बढ़ते हैं मैडम। है, फिर भी बहुत, मैं देख रही थी कि गाड़ी बहुत जी मैडम, हिलती है, मुश्किल है सब मैडम। कंट्रोल करना पड़ता है। जी मैडम। भीषण ठंड के मौसम में भी भारतीय सेना हिंदुस्तान की सरहद की सबसे जटिल ऊंचाइयों पर तैनात रहती है। कोई भी चुनौती उनके कदम उखाड़ने का दम नहीं रखती, कोई भी अवरोध उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करता। हम जिस मोर्चे पर पहुंचे थे वहां हर साल बर्फ इतना अधिक गिरती है कि तैनाती के लिए सुरंग का निर्माण किया गया है। ये वो इलाका है जो ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता है, और कितनी भी मुश्किलें आए इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यहां भीतर आने जाने के लिए रोज बर्फ हटाई जाती है, पर अधिकांश रूप से टनल के भीतर से ही पूरी कार्रवाई चलती है। हम इस समय 35 फीट बर्फ के नीचे है। ये भारतीय सेना की एक ऐसी सुरंग है जहां से ये 6 महीने सबसे कटकर भी दुश्मनों के दांत खट्टे भी कर सकते हैं, और यहां पर आत्मनिर्भर तरीके से रह भी सकते हैं। हेलो, यहां पर अगर आप हमें दिखाएं कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हैं और कैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं। जी बिल्कुल। इस समय आप लगभग 35 फीट नीचे हैं एक टनल सिस्टम में, जो कि विंटर के दौरान हम लोगों को शेल्टर को प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ हमारा जो भी मूवमेंट होता है पोस्ट के अंदर वो इस टनल के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है। तो ये जो पहली जगह है ये राशन के लिए है। हाँ जी, ये जो पहली जगह है जो मैं आपको पहला बंकर दिखाऊंगा, ये हमारा राशन स्टोर बंकर है, क्योंकि ये पोस्ट 6 महीने बर्फ में रहता है और कट ऑफ रहता है, इसलिए हमें 6 महीने का राशन, जिसको हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास स्टोर में क्या क्या है और कैसे हमारे जवान इसको यूटिलाइज करते हैं। अत्यधिक बर्फबारी से जब रास्ते बंद होते हैं तो लगभग साल के 6 महीने तक के लिए खाने पीने की व्यवस्था रखनी होती है। यहाँ अनाज के साथ साथ DRDO की डिहाइड्रेटेड सब्जियां रखी थी, क्योंकि ये बहुत अधिक समय तक टिक सकती हैं। ये स्लाइसेस हैं, क्योंकि वो उतने कड़े आलू को काटना भी मुश्किल होता हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिफाइंड ऑयल है जिसको हमने स्टॉकिंग करा है, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट रहता है हमारा। सैनिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी पौष्टिक चीजों की पर्याप्त सप्लाई रखी गई थी। हम आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम और गहराई की तरफ भी जा रहे थे। 30 फुट बर्फ और पत्थरों से बनी इस सुरंग के नीचे रहना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय सेना के जवान जानते हैं कि ये उनका कर्तव्य है। कुछ फ्रेश चीजें भी देख रहे हैं। चीजें भी हैं मैम, जैसे हम इसको ढक कर रखते हैं, इसमें चूहा एंट्री नहीं कर सकता है। जैसे हमारे पास ये एप्पल है, और इसके बाद ये लौकी है, हमारे पास ये, इसके बाद ये पोटैटो है, हालांकि काफी हार्ड हो चुका है। जी हाँ मैम। तो इसको हम गर्म पानी में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये दोबारा नरम हो जाता है। बाहर का सड़ा हुआ हिस्सा काट देते हैं, बाकी फ्रेश वाला हम खा लेते हैं। जनरेटर्स के इस्तेमाल से यहाँ पर जो बिजली होती है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा तरीका रहेगा नहीं। हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ जनरेटर्स यहाँ पे हमारे पास 7.5 kV और 5 kV की जनरेटर्स हैं, और हमारे पास डीजल का भी एडवांस स्टॉकिंग होता है, जैसे राशन का होता है। तो पूरे 6 महीने के लिए हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, बट उसको रैशनलाइज करके, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करके सुबह शाम खाने बनाने के टाइम पे, जिस समय हमारा भट्टी चलती है, तो उस समय उसको चलाते हैं। बाकी अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। ये लिविंग एरिया हुआ? हाँ जी, ये हमारा ORs का लिविंग एरिया है, और अदर रैंक्स का मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? यह एक सुपर 6 ड्रिल होता है। हम जब हाई एल्टीट्यूड में रहने के कारण, तो इसका हम सुपर 6 ड्रिल में 6 ड्रिल आता है,
ये हमारा डेली का एसओपी है। इसमें हम अभी फुटप्रिंट का आपको डेमो दिखाने वाला। अच्छा, तो मतलब ये जो पेट्रोलिंग करके आए हैं या सेंट्री ड्यूटी से आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है पूरा स्नो बाउंड एरिया है और इस एरिया में हमारे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है स्नो बाउंड इंजरीज से, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन्स। और मेनली जो फ्रॉस्ट बाइट और चिलब्लेन होता है वो हमारे पैर के पंजों में और हाथों की उंगलियों में होता है। तो इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए हम लोग ये जो ड्रिल कर रहे हैं फुट परेड और हैंड परेड, वो हम आपको भी दिखाएंगे। इसमें हम लोग जो गर्म पानी होता है उसमें शलगम, क्योंकि शलजम आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, और उसमें चाय पत्ती डाल के उसका एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने पैर और हाथ डुबा के रखते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। इसके दौरान हाथों को और पैरों को मसाज भी किया जाता है, जिससे कि यदि कोई भी कोल्ड बॉर्न इंजरी होने का आशंका हो तो उसको बिल्कुल निगेट कर दिया जाए। अच्छा, तो ये मतलब अगर ये ड्यूटी के बाद ये आकर कर रहे हैं और ये एक नियम है, चाहे कितना भी थके क्यों ना है आप। यस, हर एक 6 चीजें कह रहे हैं। हाँ जी, जो सुपर 6 ड्रिल है, सुपर 6 ड्रिल में आपका हैंड परेड, फुट परेड, गार्गल परेड, स्टीम परेड, हेड मसाज परेड और बॉडी मसाज परेड होता है। क्योंकि जैसे कि हमारा अभी फुट परेड और हैंड परेड यहाँ पे हो गया, उसके बाद हम लोग स्टीम परेड करते हैं। कोल्ड बॉर्न इंजरीज सिर्फ हमारे हाथों और पैरों के थ्रू नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी हो सकती हैं, जिसके वजह से हमें स्टीम लेना बहुत जरूरी है। न्यूबुलाइजर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, बट न्यूबुलाइजर की जगह अगर हम नॉर्मल अपने खाने के बर्तन में गर्म पानी करके या फिर स्टीमर का इस्तेमाल करके स्टीम करते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। तो अब ये जो डेली रूटीन है जो इन्हें नियम से फॉलो करना होता है, वो देखने के बाद अब हम जरा कुक हाउस में चलते हैं। और अंडरग्राउंड कुक हाउस में जाने का तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लगभग 35 फीट नीचे थे, अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम और नीचे हमारे टनल सिस्टम में जा रहे हैं, लगभग 10 फीट और नीचे। तो ये इसका प्रोटेक्शन देने का और हमारे ट्रूप्स को ठंड के टाइम पे, बर्फ के टाइम पे प्रोटेक्शन देने का, दोनों का इसका रीजन है। प्लीज आइए। अच्छा, हम जितना नीचे रहेंगे उतना इंसुलेशन हमें मिलेगा, इंसुलेशन मिलेगा तो हमें उतनी गर्मी बरकरार करके रख पाएंगे हम अपने। कि न केवल पत्थर और ये एस्बेस्टस शीट्स हैं, बल्कि इसके ऊपर स्नो, इसके ऊपर पूरा स्नो है। तो कुक हाउस से ठीक पहले ये भी कुछ स्टोरेज दिख रहा है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे हमारा कुक हाउस से जस्ट पहले ये कुक हाउस का ही स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास राइस, आटा और दाल का स्टोरेज है। जो मेन हमारा आइटम जो हमारा रोज का रनिंग होता है, जो रोज यूटिलाइज होता ही है, उसको हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल तो हम अपने राशन स्टोर से ड्रॉ करके लेके आते हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज होती है, वो चीज है पानी। क्योंकि पानी का सप्लाई भी तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। कुछ भी खाना पकाना है आपको, उसके लिए पानी चाहिए। तो ये पानी यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग जैसे अभी स्नो है जो हमने बाहर से कलेक्ट किया है, तो स्नो को कलेक्ट करके हम लोग इसमें हमारा बड़ा जो बर्तन है गर्म करने का, उसके अंदर डालते हैं, उससे हम लोग पानी बनाते हैं। बहुत हमारे खाना बनाने के लिए भी पानी, हमारे रोजमर्रा के कामों का पानी, हमारा पीने का पानी, सब कुछ स्नो से बनता है। यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई नहीं है और या फिर कोई भी यहाँ पे पानी आ नहीं पाता है। साहब, ये कितना टाइम लग जाता है बॉईल करने में? मिनिमम 45 मिनट्स होना चाहिए मैम, पानी पिघलने के लिए। पानी पिघलने के लिए 45? हाँ मैम, 45 मिनट्स चाहिए पिघलने के लिए, फिर गर्म होने के लिए 15 मिनट्स होता है। यानी यहाँ नूडल्स 2 मिनट में नहीं बनता है। यहाँ पर चाय के लिए भी उतनी ही मशीन टाइम लगेगा मैम, टाइम लगेगा। पर पीने के पानी को ट्रीट भी करना पड़ता होगा। तो हम पीने के लिए पानी, जो स्पेशल पानी होता है, खाना बनाने का पानी जो होता है, तो उसको ट्रिपल फिल्टर एक हमारा फीचर है यहाँ पे, हम ट्रिपल फिल्टर करते हैं उसको। एक बार उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद हमारे पास जो छलनी है और मसलिन क्लॉथ है, उसके थ्रू उसको फिल्टर करते हैं। अगेन हम लोग वही प्रोसेस करते हैं फिर से उसको बॉईल करके, क्योंकि पानी में, स्नो में यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर कुछ हो सकता है, कुछ अशुद्धि हो सकती है, तो इसलिए उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग उसको 3 बार फिल्टर करके फिर यूटिलाइज करते हैं। पर हर कमरे के बाहर भी, क्योंकि सबको पानी भी पीना है, तो हर जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर भी पानी ऐसे बॉईल करके रखते हैं। पूरा बॉईल करता पानी, पूरा जहाँ जहाँ रह रहे हैं जहाँ रहे पानी बॉईल करना पड़ता है। पानी पीते रहना भी तो पानी उसमें डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है पानी ज्यादा नहीं पीने से, इसलिए पानी हमेशा पीना बहुत जरूरी है यहाँ पे सर। यहाँ पे दूसरी जगहों के मुताबिक यहाँ पे ज्यादा पानी का कंजम्पशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड बॉर्न इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और सभी इंजरीज का मेन कारण होता है कि आपको प्यास नहीं लगती है। हर टाइम आप ठंड में रहते हैं तो आपको पानी पीने का मन भी नहीं करता है, इसलिए एक और रीजन है कि हमें ज्यादा पानी कंज्यूम करना पड़ता है। साथ ही मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि पानी का सेवन तो हम कर रहे हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं, जो एक रनिंग वाटर, एक नाला या फिर एक नदी से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वाटर में, वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा बारिश का पानी है।
तो इसके अलावा हमें मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स, आयरन के सप्लीमेंट्स लेके जो हमें इश्यू होते हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं और फिर हमें पूरी हमारा पोषण मिलता है। तो ये पानी को कैसे साफ किया जाता है पीने लायक, वो हम यहाँ पर एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करके ये अगर हम देख लें। तो ये वो स्नो है जो बॉयल हो चुका है। ये वो स्नो है जो बॉयल हो चुका है। अब इसको फर्दर और साफ करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए हम इसमें ये 2 टैबलेट्स जो हमें इश्यू होती है, एक क्लोरीन बेस्ड टैबलेट है और ये डिसइंफेक्टेंट बेस्ड टैबलेट है। इसको हम इसमें पोर करेंगे। सब डालिए एक टैबलेट। इस टैबलेट को डालने के बाद हमें इस पानी को थोड़ी देर 15 से 20 मिनट रखना होता है। उसके बाद हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं फिल्टर करने के बाद। इससे जो भी मिक्स बैक्टीरिया या फिर वायरस इस पानी में होगा वो पूरा अच्छे से खत्म हो जाता है, मर जाता है। टनल के भीतर जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय सेना वो करती ही कहां है जो आसान हो। बहरहाल हम बाहर पहुंचे जहां सैनिक अपनी प्रतिदिन की ड्यूटी निभा रहे थे। सरहदी इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की सतर्कता हमेशा कायम रहती है, लेकिन सफेद बर्फ में साफ साफ देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भारतीय सेना इन मोर्चों पर उन्नत उपकरणों का सहारा भी लेती है। सफेद बर्फ की एक और चुनौती होती है, वो है देख पाना। आपको हमेशा कहा जाता है कि आप सनग्लासेस लगाएं ताकि सफेद बर्फ पर जब सूरज की रोशनी चमकती है, वापस आंखों पर आती है, तो आपकी आंखों को नुकसान ना हो, आप साफ साफ देख पाएं। लेकिन ऐसे में फिर सर्वेलेंस कैसे होता है? तो हम एक ऐसे ही व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं। किस किस तरह के कैमरे यूज कर रहे हैं? यहाँ पर दिन के समय में हम जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और रात के समय में यहाँ पे हमारे जो थर्मल इमेजर में जो काम करने वाले जो डिवाइसेज है, जो कम से कम 5-7 यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। 24 घंटे दिन में और रात में, भीषण ठंड में, तूफान में, हर समय भारतीय सेना के ये जवान चप्पे चप्पे पर अपनी बारीक नजर बनाए रखते हैं। ये सियाचिन जब हम जाते हैं वहां पर लिखा रहता है कि इतनी दूर या तो कोई दुश्मन ही आता है या बहुत अच्छा दोस्त। लेकिन इतना समझिए कि केवल एक सियाचिन की बात नहीं है। भारतीय सेना के जो जवान होते हैं, जिन इलाकों में तैनात रहते हैं, वहां पर बहुत ही दुर्गम परिस्थितियां रहती हैं और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई के साथ आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत खुशकिस्मती है मेरी, मैं ये मानूंगी कि मुझे यहाँ तक आने की इजाज़त मिली है और इन सब से मिलने की इजाज़त मिली है। और साथ में देखिए मिठाई, आलू बोंडा और तरह तरह की जो चीज़ें बनी हैं, आज सबके साथ हम शेयर कर पा रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है ये सब कुछ। लेकिन साहब, आप लोग सब यहाँ रहते हैं, अगर मैं यहाँ के वेदर कंडीशंस आपसे पूछूं, सबसे बुरा, सबसे कम जब यहाँ पर टेम्परेचर रहता है तो कितना हो जाता है? -20 हो जाता है। -20 के आसपास हो जाता है। और बर्फ के नीचे आप लोग रहते हैं, जो आपका अकोमोडेशन वगैरह सब सप्लाई अच्छा से किया हुआ है। स्लीपिंग बैग, सब कुछ जो ECG क्लोथिंग है, अच्छा दिया गया है। तो अब देखिए क्या होता है कि DRDO की तरफ से बहुत सारे डिहाइड्रेटेड ऐसी खाने की चीजें भी रहती हैं जो यहाँ पर पकाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वरना इन कंडीशंस में आपको ताजा सब्जियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं, आप लोगों को सप्लाई से वो मिल जाती हैं, जो राशन रहता है यहाँ। MRI राशन हम लोग का अवेलेबल मिल जाता है, अवेलेबल रहता है। और उसके बीच में आप लोग जब यहाँ पर ये पेट्रोलिंग वगैरह के लिए निकलते हैं, ये काम के लिए निकलते हैं, हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। हाँ, हवा बहुत तेज चलती है। इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे भी आप लोग हमेशा हैं? हाँ, हमेशा है मैम। हाई ऑल्टीट्यूड पे ही तैनात रहते हैं? तैनात रहते हैं, एकदम तैनात रहते हैं। चलिए, हम तो अपने इसको ठंडा होने से पहले हम इसे चखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आप ये समझिए कि जैसे हमारे साथ और भी हमारे सैनिक हैं यहाँ पर मौजूद। एक कप चाय आपकी कप से लेकर आपकी जुबान तक गर्म रह जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो हम भी इसे थोड़ा सा यहाँ पर इनके साथ एंजॉय कर लेते हैं। तैनाती के हर क्षेत्र में अलग अलग बटालियन के जवान अपना दायित्व निभाते हैं। जहां हम मौजूद थे
वहाँ एक गोरखा बटालियन के जवान थे, तो राष्ट्रीय राइफल्स की एक ऐसी टुकड़ी जिसमें असम रेजिमेंट के सैनिक अपने रेजिमेंटल गीत के जरिए वो कड़कड़ाती ठंड के बीच देशभक्ति की गर्मजोशी पैदा कर रहे थे। बल्लूराम का बादन जमीन का नीचे है, तो हमने उसका रेशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमने उसका रेशन मिलता है। आपके सामने रोमियो नाला में 300 मीटर ऊपर आपके पोजीशन से 2 टैंगो दिखा है, उनको इंगेज करने के लिए अपना अपना पोजीशन में तैयार करिए। ओवर। जहां पग पग पर खतरा है, वहां हर कदम महफूज करते योद्धा। जहां हर मोड़ पर दुश्मन की चालबाजी है, वहां हर मोर्चे को जीतते जवान। अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से हर संघर्ष को सरल करते शूरवीर। इनके हौसले की गर्मी से हिमखंड पिघल जाते हैं, इनके हिम्मत की सरगर्मियों से हर मुश्किल हार जाती है। इस तरह के इलाकों में डिप्लॉयमेंट से पहले एक पूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इस पर चल पाना, इस पर बाकी तो छोड़िए, इस पर एक एम्बुश कर पाना असंभव सा एक मिशन होता है, लेकिन उसे ही पॉसिबल करते हैं ये सैनिक। ये जो हम पूरा हमने देखा, ये क्या था और किस तरीके से एक पूरी टीम इस कार्रवाई को अंजाम दी? आपने अभी जो एक्सरसाइज देखी है हमारी, ये एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मेंटेन करने के लिए हमारी एक एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज के दौरान आपने देखा कैसे एक पेट्रोल पार्टी ने स्नो बाउंड एरिया में टैक्टिकल मूव करते हुए अपने रूट पे गए फ्रॉम वन पोस्ट टू द अदर, और उसके बीच में कैसे क्वाडकॉप्टर पायलट जिसने उसको एज अ अर्ली वार्निंग एलिमेंट उसको इंटेलिजेंस पास करी 2 टेररिस्ट की जो मूव कर रहे थे उसी नाला में। तो उस इंटेलिजेंस को प्राप्त करके जो पेट्रोल पार्टी कमांडर थे, उन्होंने अपने पेट्रोल को साइड किया, अपने एक किलिंग ग्राउंड बनाया, और जब टेररिस्ट उस किलिंग ग्राउंड में पहुंचा तो उसको पूरी तरह बर्बाद किया। लास्ट जो कार्रवाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है, इवन जब हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके बाद? कोई टेररिस्ट अपने नीचे ग्रेनेड का पेन निकाल के रख सकता है, और जब सर्च के दौरान यदि सही से मॉपिंग अप नहीं हुआ है, सर्च के दौरान हमने उसकी बॉडी को रिट्रीव किया, तो वो ग्रेनेड या फिर वो आईडी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए पहले टेररिस्ट के पास जाके उसका हेडशॉट लेके, माथे पे उसको गोली मार के, उसको पहले पैर पे रस्सी बांध के 30 से 40 मीटर पीछे जाके उसको बॉडी को घसीट के खींचा जाता है, जिससे कि यदि कोई आईडी हो जो एक्चुएट होना हो या ग्रेनेड कोई ब्लास्ट होना हो तो ब्लास्ट हो जाए। फिर जाके यदि टेररिस्ट अपने मुंह के बल या अपने पेट के बल लेटा हुआ है तो उसको पैर से सर की तरफ सर्च किया जाता है, और यदि कोई टेररिस्ट अपनी पीठ के बल और मुंह ऊपर हो तो उसको मुंह के तरफ से पैर की तरफ सर्च किया जाता है। अत्यधिक ठंड के साथ जब आम जनजीवन भी एक संघर्ष होता है, उन परिस्थितियों में अपनी शारीरिक क्षमताओं को सर्वोच्च स्थिति में रखते हैं ये। आतंकियों की आहट मिलने पर जब एम्बुश लगाया जाता है तो ये घंटों नहीं दिनों की बात होती है। ऐसी स्थिति में दिन रात खुले आसमान के नीचे रहकर इनका कठोर प्रशिक्षण, देश प्रेम की लगन और राष्ट्र हित में समर्पण ही है जो इनकी सफलता को सुनिश्चित करता है। ये एक स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज है जहां पर आप इस समय सैनिकों को प्रशिक्षण लेते हुए देख रहे हैं। अब देखिए, आप बाकी हिस्सों में देखें और स्नो में फायरिंग देखें, जमीन आसमान का फर्क आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है, बल्कि हकीकत में ऐसा है। आप जहां पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो, वहां पर सटीक निशाना लगाना कितना मुश्किल होता होगा। इसके साथ ही जब एम्बुश में पार्टीज निकलती हैं, इस तरीके से बर्फीले पहाड़ रहते हैं, तो आपको कहीं पर भी उस मौसम से एक होकर, यानी उस बर्फ में बैठकर, लेटकर, जिसमें हमारे पांव इस समय धंस रहे हैं चलते हुए, वहां पर हमारे इन सैनिकों को मुकाबला करना पड़ता है। ऊंचाई के इलाकों में हवा का घनत्व कम होता है,
और फायरिंग की तकनीक में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए रोजाना ट्रेनिंग होती है। कड़कड़ाती ठंड के कारण ध्यान केंद्रित करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। हर ओर सफेद ही सफेद होने के कारण लक्ष्य को देख पाना कठिन होता है। हालांकि थर्मल साइट से इसमें मदद मिलती है। कड़ाके की ठंड में बंदूकों का नियमित मेंटेनेंस अनिवार्य है। हालांकि जमते हुए तापमान के कारण ऑयलिंग और ल्यूब्रिकेशन में कठिनाइयां भी आती हैं। कभी कभी बर्फीले तूफान से भी बैरल में अड़चन होती है। अगर हाथ ठीक से न ढके हों तो हथियार के धातु वाले हिस्सों से फ्रॉस्ट बाइट का भी खतरा रहता है। देखिए, देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर सा रास्ता। आपको लगेगा कि शायद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है इस हिसाब से, पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ये रोज बनता है, रोज खराब होता है। कैसे होता है? यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तो बर्फ रोज गिरती है, लगभग हमें इसको रात में ही रास्ता बनाना पड़ता है अपनी ऊपर पोस्ट में जाने के लिए, क्योंकि दिन में धूप की वजह से बर्फ पिघलती भी है और बर्फ के अंदर धंसने का खतरा भी रहता है। इस वजह से हमें रात को ही, जब बर्फ सख्त हो, उसी समय पर अपना रास्ता तैयार करना पड़ता है। अच्छा, बर्फ जब सॉफ्ट रहती है तो आप उसमें धंसते हैं, आपका पाँव ये देखिए बिल्कुल अंदर जाता है, और बर्फ जब सख्त हो जाती है तो आप उस पर फिसलते हैं। तो कहीं पर भी आपका गुजारा नहीं है। पर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं कि वो हर तरह की परिस्थितियों में चल सकते हैं। जी बिल्कुल। बर्फ में चल पाना भी आम मानव के लिए बोझिल हो सकता है, पर ये भारतीय सेना के महामानव हैं, जो अपनी परवाह किए बगैर केवल अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। दुश्मन कहीं ओट में छिपा हो या भागता फिर रहा हो, अपने सटीक निशाने से ये कर देते हैं उसका अंत। पहाड़ी इलाकों में जब भारी बर्फबारी रहती है तो वहां पर एवलांच का भी खतरा रहता है, यानी हिमस्खलन जिसे हम कहते हैं। और जब ये हिमस्खलन होता है तो वो किसी पर कोई रियायत नहीं बरतता, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे कोई पेट्रोल पार्टी हो, उसके उस बर्फ की चपेट में आने की बहुत आशंका होती है। इसीलिए एक बहुत अहम चुनौती भी है और प्रशिक्षण का एक बहुत अहम हिस्सा भी है हमारे सैनिकों का। कि देखिए, यहाँ पर उसी एक रेस्क्यू को चित्रित किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अचानक कुछ आवाज सुनने के साथ, कुछ सिग्नल सुनने के साथ वहां पर धीरे धीरे ऊपर से बर्फ को हटाया जाता है, ताकि किसी भी तरह से, किसी भी गहराई में अगर कोई फंसा है तो उसे वहां से कैसे निकाला जाए। जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है उन इलाकों में हिमस्खलन यानी एवलांच का भी भारी खतरा होता है। जब भरभराती हुई बर्फ पहाड़ों की चोटियों से तेजी से नीचे सरकती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को चपेट में ले लेती है। पेट्रोलिंग करते जवानों के लिए ये खतरा हमेशा बना रहता है। ये ट्रेनिंग एवलांच रेस्क्यू का हिस्सा है। जी, ये हमारा एक एवलांच रेस्क्यू टीम है। ये जहां पर एवलांच में कोई हमारे साथी दब जाते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं। क्योंकि ये शार्प चीजों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे हम देख रहे हैं हटा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि उसको हम जल्दी से शावल मारेंगे तो उसको चोट भी लग सकता है, इसीलिए हम उसको आसानी से बर्फ हटाते हैं। कितनी भी गहराई तक आप लोग मतलब ट्रेनिंग जो देते हैं वो ज्यादा गहराई तक भी देते हैं? जी, जो हमारे पास एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है वो 20 फीट तक नीचे गहराई तक विक्टिम को ढूंढ सकता है, तो इतना तक हम वहाँ पे निकालने का क्षमता रखते हैं। पर साहब ये भी बताइए कि जब जो रेस्क्यू टीम होती है उसके ऊपर खुद भी तो खतरा होता है। जी, ये भी होता है, लेकिन हम हमारे साथ एबीडी कैरी करके चलते हैं, तो अगर हम एवलांच में दब गया तो फिर हमारा दूसरा साथी हमें जल्दी से ढूंढ सकता है। कई दफा क्या होता है, जो टूरिस्ट भी आते हैं, इस तरह के जो स्नो क्लैड पीक्स होते हैं वहां पर, वो भी फंस जाते हैं और हमारी सेना के जवान फौरन वहां पहुंचते हैं। लेकिन जहां एवलांच आता है ऐसा नहीं है कि वहां पर दोबारा नहीं आएगा, वहां पर बर्फ के खिसकने का और भी खतरा रहता है। जी, वहाँ पर दोबारा बर्फ खिसकने का खतरा भी रहता है, इसलिए हमने वहाँ पे किसी एक जवान को लुकआउट में डिटेल करते हैं, ताकि दोबारा एवलांच आए तो वो छोटी छोटी व्हिसिल बजा के हमें तुरंत सूचना दे सके। पर कितना टाइम होता है अलर्ट का? कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट? जी, चंद सेकंड के लिए होता है, ताकि हम अपना एबीडी को सेंस मोड से सेंड मोड पर कर सकें। अगर हम सेंड मोड पे कर देंगे तो हमारा दूसरा साथी हमें तुरंत ढूंढ सकते हैं।
साल दर साल हिमस्खलन से ड्यूटी पर तैनात सैनिकों पर निरंतर खतरा रहता है, लेकिन नियमित प्रशिक्षण से सैनिक खुद को और अपने साथियों को इस चुनौती से बचाने में सक्षम रहते हैं। भारतीय सेना की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें चाहे कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वहां पेट्रोलिंग अनिवार्य है। अब यहाँ पर बर्फ जिसमें जो सैनिक आगे चलते हुए कई फीट हमें धंसते हुए भी नीचे दिख रहे हैं, लेकिन ये रोप्स सबने बांधे हैं। जी, ये रोप बांधने का मकसद ये है कि इस बर्फ के नीचे पानी भी चलता है, वो गहरे गड्ढे बना लेता है जो कि हमें पता नहीं होता ऊपर बर्फ की परत की वजह से। और रस्सा बांधा होगा तो उसकी वजह से अगर एक जवान अंदर धंस जाएगा तो बाकी जवान उसको उस रस्से की मदद से ऊपर खींच के बाहर निकाल सकते हैं, तो वहां हम अपने जवान को सेव कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने जवान जाते हुए। अभी क्या है कि हमें पता होता है कि हमारे कौन से एरिया में अभिलांच आ सकते हैं। बर्फ में आपको पता है कि अभिलांच बहुत आते हैं, तो जब उस एरिया में कमांडर पहुंचता है तो वो 2 जवानों को ऊपर लुकआउट मैन लगाता है, लुकआउट मैन 1 नंबर 2। अभी आप देखें कि ऊपर अभिलांच आ गया, ये जवान गिर गया है, अभी नीचे को आ रहा है, बाकी जवान उसको देख रहे हैं, बिस्ले में जा रहे हैं और जोर जोर से चला रहे हैं। अभिलांच बाकी जवान पीछे बैठ गए हैं, वो उसको देख रहे हैं। अभी तुरंत ये लोग क्या करेंगे, कमांडर अपने जवान को पूछेगा कि जवान कहाँ तक जाता हुआ देखा। अभिलंग राड की मदद से उसको नीचे चेक करते हैं कितनी गहराई में नीचे है। वहां पर कमांडर उनको शावल की मदद से उस एरिया को खुदाई करता है। जैसे जवान मिल जाता तो उसको सर्वाइवल किस प्रकार से करते हैं, ब्लैंकेट में लिपेटते हैं, फिर उसको रेस्क्यू बैग में किस प्रकार से पैक करके सभी जवान एक साथ उठाकर गाड़ी तक या जहाँ पर हेली पहुंच सकता वहां तक लाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सैनिक मौसम से मुकाबला करने में जितने सक्षम रहेंगे उतना ही दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो इनकी नियमित कार्रवाई का हिस्सा होती हैं। रोज कई फीट बर्फ यहाँ पर गिरती है। मेरी हाइट से अगर आप 5.5 फुट से अंदाजा लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि जितनी बर्फ को नीचे से निकाला जा रहा है लगभग 5.5 फुट से शायद ज्यादा ही दूसरे हिस्से को देखें तो उतनी बर्फ यहाँ पर गिर चुकी है। और यहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स जो है उनकी भूमिका आती है। काफी मुश्किल होता है इन इलाकों में डोजर्स को चला पाना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। बिल्कुल देखिए खाई से लगता हुआ इलाका है जहाँ पर ये बर्फ को इस तरीके से फेंकेंगे। फेंसिंग लगी हुई है और सारी चीजों को बचाते हुए यहाँ पर रोज का इनका काम, ताकि गाड़ियों के आने जाने के लिए, ताकि वो कनेक्टिविटी जो है सभी पोस्ट की वो बनी रहे। उस कारण ये एक नियमित चीज है जो यहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स के ये जवान करते हैं। तो सब रोज बर्फ पड़ने के साथ आप लोगों को ये करना पड़ता है यहाँ पर ये कार्रवाई? जी रोज कार्रवाई करना पड़ता है। जब बर्फ गिरेगा तब बर्फ हटाना पड़ता है हमको। हाँ जी, ताकि यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने के लिए रहे। हाँ जी। तो आर्मी इंजीनियर्स जो है उनकी जिम्मेदारी में ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बर्फ गिरने के बाद हम ही पहला मूवमेंट करते हैं। उसके बाद ही पूरा रेशन पहुंचा देते हैं, ताकि राशन वगैरह पहुंचता रहे पोस्ट पर, किसी भी तरीके से संपर्क न कटे उसका। जी संपर्क नहीं कटे, इसलिए पूरा रोड को ओपन ही रखते हैं हमने। कठिन मोर्चों पर सैनिकों की थोड़ी सी कठिनाई कम की जा सके, इसके लिए उनके उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हथियारों से अधिक विश्वास हाथों पर जरूर रहे, लेकिन उन हाथों को उन हथियारों के जरिए मजबूत कैसे किया जाए वो हम आपको कुछ उपकरणों के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं। जो एक सैनिक, चाहे एक अकेला सैनिक हो, एक सेक्शन हो, एक कंपनी हो, किस तरह से इन हथियारों और उपकरणों का प्रयोग होता है और किस तरह की चीजें हैं सेना के पास यहाँ पर इस मोर्चे पर, वो हम समझाते हैं आपको। सब इसका नाम पैसिव नाइट विजन बाइनोकुलर है। ये रात के समय में अपने आगे की इलाके को सर्वेलेंस करने में काम आता है। इसका नाम है TI टॉम्बोसाइट, मतलब ये थर्मल इमेजर के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब ये भी रात के समय आगे के इलाके को सर्वेलेंस करने में काम आता है। ये एक हेलमेट माउंटेन पैसिव नाइट विजन गॉगल है। ये पेट्रोलिंग के दौरान पर्सनल कैरी करता है। ये रात के समय आगे के इलाका को भी क्लियर करता है।
इस वेपन का नाम है 7.62 mm मिड मशीन गन है। ये एक ऑटोमेटिक हथियार है, लंबे दूरी तक पेश आने वाला दुश्मन को इंगेज कर सकता है। इस हथियार का नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। इस हथियार से हम दुश्मन के बंकर और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस हथियार का नाम 40 mm मल्टीशॉट ग्रेनेड लॉन्चर है। इस हथियार से हम दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फायर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मल्टीपल मतलब ग्रेनेड, इसमें 6 प्रकार का अलग अलग ग्रेनेड फायर करके एक साथ फायर कर सकता है। इस हथियार का नाम 7.62 mm सिक राइफल है। ये हथियार जवान का पर्सनल वेपन है। इस हथियार से हम अपने सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हथियार का नाम 7.62 mm स्नाइपर राइफल है, जो कि लॉन्ग रेंज पर पिन पॉइंट टारगेट को एंगेज या बर्बाद करने के लिए काम आता है। ये इसमें टेलीस्कोप साइट दिया गया हुआ है। और ये सारे जो उपकरण हैं वो आपको स्नो में काम आएंगे। यस सर, ये हमारा एवलांस रेस्क्यू टीम का आइटम है, जो कि हमारा एक रेस्क्यू टीम अपने साथ कैरी करता है। सबसे पहले आता है ये रोप, डायनामिक रोप बोलते हैं। नेक्स्ट है ये कैराबिनर और ये एवीडी, एवलांस विक्टिम डिटेक्टर, जो कि बर्फ के दबे हुए जवान को निकालने में काम आता है। कैसे काम करता है ये एवीडी विक्टिम के पास होता है। उस विक्टिम जब भी ये एवलांस प्रोन एरिया से गुजरता है तो ये सैंड मोड पे रहता है। अगर बाई चांस एवलांस आता है और विक्टिम बर्फ में दब जाता है तो ये हम सर्च मोड में रखते हैं इसको, उसके द्वारा काम करते हैं। फिर एयरबैग सिस्टम, जो कि एक जवान अपने ऊपर कैरी करता है। इसके द्वारा हम, इसमें ट्रिगर हैंडल है, जो कि इसे हम रिलीज करने पे इसमें 2 बैलून निकलते हैं, जो कि एवलांस एरिया में गुजरते हैं तो उसे विक्टिम को बचाता है। मतलब ये नॉर्मल बैग नहीं है, देखने में तो एक बैकपैक जैसा ही लग रहा है। तो इसमें सामान नहीं कैरी करते हैं? इसमें सामान भी कैरी कर सकते हैं। और इसमें एक सिलेंडर लगा होता है, नाइट्रोजन सिलेंडर, जिसके द्वारा हम, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर को 7 से 8 किलो का झटका लगने पर ये साइड से बैग ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब अगर बर्फ आकर गिरा 7 से 8 किलो या उससे ज्यादा, तो ये ऑटोमेटिकली है? ऑटोमेटिक नहीं, इसे रिलीज करना पड़ता है, इसे पुल करना पड़ता है 7 से 8 kg में। तो ये बैलून यहाँ से साइड से अपने आप रिलीज हो जाता है। उस बैलून से क्या होगा? उस बैलून से ये होगा कि स्नो एवलांस आ रहा है तो बैलून फूल जाएगा, तो विक्टिम को ऊपर की तरफ खींचता है। अच्छा। जिससे कि वो बच सकता है। अच्छा, वो नीचे नहीं दबेगा। हाँ जी। जिस जोश को कोई डाउन न कर सके, जिस जज्बे को कोई कम न कर सके, जिस जुनून को कोई मिटा न सके, जिनका जोश जज्बा जुनून हमेशा हाई रहता है, कोई भी दायित्व हो, कैसी भी परिस्थितियां, वो भारतीय सेना जब तक तैनात है हमारी सरहदों पर, तब तक पूरे देश को चिंता की कोई जरूरत ही नहीं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।